हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एम के सिंह, यू आर वाचिंग एम के एकेडमी। आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th में मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्टली मोल कंसेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग डील करते हैं एटम्स। डालेगा आप लोग एटम्स। एटम्स देखो, एटम्स में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो इस एटम टर्म को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। यदि आप इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा और प्लस टॉम। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉट, और यहाँ पे टॉम का मतलब क्या है, डिविजिबल, डेसिमल। यानी कि यहाँ पर डाल्टन्स के अनुसार से बताया गया कि एटम जो होता है क्या होता है, नॉट डिविजिबल होता है। यानी कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपका बहुत पहले का कंसेप्ट था, लेकिन अब हम लोगों के पास क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, और उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते हैं। मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या कि एटम कंसिस्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग यह कह रहे हैं कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका जो कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या बोलना होगा कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो हम लोग एटम का एक परफेक्ट डिफिनेशन क्या देंगे, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि किसी भी सबस्टांस का या किसी भी मैटर का एटम वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एटम्स क्या है, किसी भी एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, एटम बोला करते हैं। और एटम में खास बात एक और याद रखिएगा कि एटम का अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यानी कि एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब भी वह एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, झुंड में एग्जिस्ट करेगा। जैसे क्या है, देखिए आप H2 मॉलिक्यूल्स है, ये भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। O2 मॉलिक्यूल्स है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन। नाइट्रोजन बात करें तो N2 के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आयरन है, तो आयरन का मतलब कि एक पार्टिकल्स नहीं है, एक एटम्स नहीं है। यहाँ पर आयरन की बात चल रही है, यहाँ पे आयरन सॉलिड की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या, एक क्लस्टर्स ऑफ आयरन एटम्स क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है कि जो एटम्स है वह किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि एटम जो होता है वह उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब भी वह होगा क्या, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, एटम्स होता है। और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो आपका क्या बोला गया कि एटम्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे कि O2 मैंने लिखा, N2 लिखा, यदि मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दूं तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए लिखिएगा एटम का डिफिनेशन। लिखिएगा एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ an element which take part in chemical reaction, यहां से हेडिंग डालिएगा एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपली आप यहां से बोल सकते हैं एटॉमिक मास को क्या चीज कि मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक मास को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एलिमेंट या स्टैंडर्ड एटम को लेते हैं और वो आपका स्टैंडर्ड एटम कौन है? कार्बन 12 आइसोटोप्स। कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब इसी के मास से हम लोग कंपेयर करते हैं जितने भी आपके पास एलिमेंट है, जितने भी एटम्स है, उनका यदि हमको मास पता करना हो तो उनके मास के लिए हम लोग क्या करते हैं? इससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन के एक एटम का जो 12वां भाग होता है, कार्बन के एक एटम के मास का जो 12वां भाग होता है, उसके मास से कितना गुना ज्यादा है, यही हमको बताता है कौन? एटॉमिक मास बताता है। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखे एटॉमिक मास। आगे लिखिएगा, एक और डेफिनेशन लिखिएगा। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट atomic mass of an element is the ratio of mass of one atom of an element to the 1/12 mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी कि यहां से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या चीज? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बराबर क्या चीज? इस डेफिनेशन से ही आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। क्या चीज बोला गया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, बेटे क्या चीज बोलिए? 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotopes। चलिए इसको ठीक है। देखिए यहां से और भी एक टर्म है, क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां से एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बराबर क्या चीज?
यहां से देखिए ध्यान से, क्या है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बटा क्या सर, इसको देखिए क्या है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। और देखिए यहाँ पर ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा आप लोग, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, हो गया। देखिए यहां से हम लोग क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बराबर क्या लिखेंगे, 12 को यदि हम लोग इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/12 इंटू क्या सर, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ठीक है। देखिए यदि हमको यहां से लिखना पड़े आपको क्या सर, मास ऑफ कैसे छूट रहा है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इनटू क्या सर, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ऐसा कुछ। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं 1/12 लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यदि हमको यहाँ पर लिखना हो मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या लिखना, मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना हो, तो ऑक्सीजन का मास जो होता है कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपका एटॉमिक मास जो है वो मास और मास का क्या है, रेशियो है। एटॉमिक मास आपका क्या है, मास और मास का रेशियो है, तो मास का यूनिट ऊपर जो आएगा वही यूनिट नीचे आएगा, तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा ये दिमाग में आप मेंशन करके रखेंगे कि आपका जो एटॉमिक मास जो होता है वो आपका यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा गया, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि आपका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ पर लिख देंगे 16 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, यदि हमको लिखना पड़े मास ऑफ सोडियम लिखना पड़े, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां से 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। देखो हर बार हमको क्या लिखना पड़ रहा है,
कि इतना इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स हर के साथ हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक टर्म का जनरेशन किया गया, ठीक है। अब वो टर्म क्या था, वो यूनिट क्या था, उस चीज को हम लोग देखेंगे अभी। उससे पहले हम लोग एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि आपका यूनिट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। यूनिट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि आप लोग नाम सुने केजी, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं केजी बोल रहे हैं, तो केजी का मतलब व्हाट, केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। एक किलोग्राम है क्या, एक किलोग्राम है क्या, इसका निर्माण कैसे होगा, देखिए आइए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या करना है कि हमें किसी चीज का वेट करना है, ठीक है। तो मैंने एक क्या लिया, स्टोन लिया, क्या लिया, एक हमने स्टोन लिया या एक कोई मतलब की मास लिया, ठीक है। इतना मास बॉडी को लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोन बोल देते हैं, पत्थर का टुकड़ा बोल देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किसी आदमी का वेट पता करना है, क्या करना है, किसी आदमी का वेट पता करना है। तो इस कैसे इसके द्वारा हम लोग मेजर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस लेंगे ना, वेट करने वाला ऐसा लेंगे, और मान लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ इस आदमी को बैठा देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, इस स्टोन को हम लोग क्या करते जाएंगे, डालते जाएंगे। ऐसा ऐसा मतलब कि बहुत सारा पीस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 पीस डाला है स्टोन का, ठीक है। तो आपका जो इस आदमी का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, स्टोन के बराबर, स्टोन के मास के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ मैन, मास ऑफ मैन बराबर क्या चीज, 4 इंटू मास ऑफ स्टोन, स्टोन लिखेंगे। यदि हमको मान लेते हैं किसी हाथी का वेट करना है, ठीक है, इसके द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ किसको रखेंगे, एलिफेंट को रख देंगे, और उस पर क्या करते जाएंगे हम लोग, स्टोन रखते जाएंगे ना, सेम साइज वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सर कि मास ऑफ एलिफेंट, तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कितना इसके लिए रख दिया, मान लेते हैं कि 2000 रख दिया पत्थर, क्या कितना रख दिया, 2000 रख दिया, तो क्या लिखेंगे, 2000 इंटू क्या चीज, मास ऑफ स्टोन। यानी कि हर बार हमें क्या लिखना पड़ रहा है, मास ऑफ स्टोन लिखना पड़ रहा है, मास ऑफ सॉरी एलिफेंट, मास ऑफ एलिफेंट बराबर क्या लिखना पड़ रहा है हमें, 2000 इंटू मास ऑफ स्टोन। यानी किसी भी चीज का हम उस स्टोन के रेस्पेक्ट में मास मेजर कर रहे हैं, तो उतना इंटू, यानी क्या देख रहे हैं कि उस स्टोन के मास से उसका वेट कितना गुना ज्यादा है। यानी कि हमने क्या देखा कि एक स्टोन के मास का उस आदमी का वेट कितना गुना है, 4 गुना है। हमने एलिफेंट के मास को कंपेयर किया किससे, मास ऑफ स्टोन से। हमने क्या देखा कि एलिफेंट का वेट जो है वो क्या है, स्टोन के वेट से कितना टाइम्स ज्यादा है, 2000 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि हर बार हमको क्या लिखना पड़ रहा है, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक फिक्स्ड चीज बोल दिया गया, जैसे कि मान लेते इसको हम केजी बोल दिए। इस मास ऑफ स्टोन को एक ऐसा पत्थर था जिसको हमने क्या कर दिया, मास ऑफ स्टोन, उसको हमने क्या मान लिया, केजी मान लिया। क्या मान लिया, केजी मान लिया गया, और उसी को सारा लोग मानने लगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर इसमें यदि मैंने केजी बोल दिया मास ऑफ स्टोन को, एक स्टोन के मास को 1 केजी बोल दिया, तब हमारा जो मास ऑफ मैन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 केजी। इसका वेट कितना हो जाएगा, 2000 केजी हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ है, आपका यूनिट का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मीटर, मीटर क्या होता है, 1 मीटर, 1 मीटर बोलते हैं, 2 मीटर बोलते हैं, क्या 2 मीटर, मीटर का मतलब इतना 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 इतना, ये हम कैसे बोल सकते हैं। तो वहां पर क्या है कि एक आपका रड लिया गया, ठीक है, ये क्या किया गया, एक रड लिया गया, मान लेते इसी रड को लिया गया, ठीक है, इस रड को लिया गया, तो इस रड को क्या बोल दिया गया, 1 मीटर बोल दिया गया, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें ऐसा कोई इतना बड़ा रड मिल जाए, इतना बड़ा रड मिल जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसी से मेजर करेंगे ना। तो अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसा ऐसा कितना पीस डालेंगे, 2 पीस डालेंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा 2 मीटर हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया कि उसके लिए क्या किया कि मैंने इसका लेंथ मान लिया, कैसे, लेंथ ऑफ दिस रड। अब इसी लेंथ ऑफ दिस रड से हम क्या कर रहे हैं, सबका कंपेयर करते सारे, क्या कर रहे हैं,
सबका कंपेयर कर रहा है। आज फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, किसी भी चीज को हमने क्या करना है, एकदम बारीकी से समझना है, रटना नहीं है। देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि मान लेते मैंने इतना लेंथ को लिया, ठीक है, और मैंने इसको क्या बोल दिया, 1 मीटर बोल दिया, ठीक है, या अभी मैंने मीटर में नहीं बोला, ठीक है, अभी हम क्या बोला, सीधा लेंथ ऑफ रेड बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेड बोल रहे हैं, ठीक है। अभी इसका अब मान लेते हैं हमें कोई इतना बड़ा चीज दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे इसका मेजर करोगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो हमें इसका यदि लिखना हो, लेंथ ऑफ बी रेड लिखना हो, लेंथ ऑफ बी रेड लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ ऑफ ए रेड लिखेंगे ना। यदि मान लेते हैं कि हमें कोई ऐसा मिल गया, सी कोई रेड मिल गया ऐसा, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। यानी कि अब यदि हमको लिखना हो क्या सर, कि लेंथ ऑफ सी डॉट, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू लेंथ ऑफ ए डॉट लिखेंगे। यानी कि हर बार हमने इसी से कंपेयर किया, यानी कि इसको यदि हम लोग फिक्स कर दें, क्या कर दें, इसके लेंथ को हम लोग फिक्स कर दें, तो बाकी का उससे क्या चीज, कितना टाइम्स ज्यादा है, ये चीज हम लोग को चेक करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि मैंने इसको क्या बोल दिया, मीटर बोल दिया, तो अब जब हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ बी रेड कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, इसका मैं बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो इसी तरीके से आपका क्या हुआ है, यूनिट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस टॉपिक पे आते हैं, हम लोग बार बार क्या देख रहे हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन देखना है। क्या देखना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन देखना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर बार कितना गुना, मतलब कि इसके मास से कितना टाइम्स ज्यादा है, सोडियम का मास देख रहा है, तो इसके मास से वो कितना गुना ज्यादा है। तो हमने क्या किया, या जो भी साइंटिस्ट था उसने क्या किया कि इसको उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इसको 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स को उसने क्या बोल दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि उसको 1 AMU बोल दिया। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स को क्या बोल दिया गया, AMU, 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया गया। तो अब यदि हमसे कोई पूछेगा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो कितना बोलेंगे, 16, और इतना के जगह पर क्या डाल देंगे, AMU डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 AMU। यदि हमें यहाँ से क्या करता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम पूछता है, तो हम लोग क्या डालेंगे, 23 इंटू क्या AMU, यानी कि अब इसको क्या मिल गया, 1 यूनिट मिल गया, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख चुके थे, नहीं इसको लिखिए, इसको हंस सकती हो, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट हेडिंग डालने से इसको कंप्लीट हेडिंग के अंतर्गत हम लोग इस चीज को पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोला करते हैं क्या सिर्फ AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, अभी मैंने क्या देखा, एटॉमिक मास यूनिट कितना को बोला था 1/12 into mass of one atom of carbon 12 isotopes। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्लासेस कि एटॉमिक मास यूनिट is defined as क्लासेस बोलिए 1/12 into mass of one atom of carbon 12 isotopes, ठीक है। यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं 1 mu बराबर क्या 1/12 into मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या कार्बन 12 आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग क्या देखते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है। यदि हम आपको मोल कंसेप्ट पढ़ा दिए रहते तो आपके लिए निकालना क्या था, एकदम इजी था। और यदि भी मैंने आपको मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ाया तो आप लोग क्या करें, डायरेक्ट डाटा को याद रखें, ठीक है। आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया था तो कितना आया था, पता है क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे चूंकि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, कितना 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और ये मास जो डिटरमाइंड किया गया हुआ वो किसके द्वारा, डिटरमाइंड बाय कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट, डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। किसके द्वारा निकाला गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया तो कितना आया था आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 mu बराबर क्या जाएगा 1/12 इंटू क्या 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यदि आप इसमें डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 12 1 12 कितना आएगा 79, तो कितना 12 6 72, 72 फिर कितना आएगा 7 आएगा ना, फिर 6 आएगा ना, तो इतना इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यदि हम क्या करते हैं, डेसिमल को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। यानी कि हमेशा आप लोग याद रखिएगा 1 mu बराबर कितना ग्राम होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इस डाटा को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, ठीक है। एक और चीज हम बताते हैं आपको क्या से कि यदि हम लोग बात करें तो 12 ग्राम जो होता है कार्बन का 12 ग्राम, उसको हम लोग बोला करते हैं 1 मोल बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं 1 मोल। और उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो कितना एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। तो यदि हम निकाले एक एटम का मास कार्बन का, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो होता है वो कितना का मास होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास है, ठीक है। यानी कि 12 ग्राम मास जो है वो किसका है, इतना एटम्स ऑफ कार्बन का मास है, ठीक है। यदि हमको यहाँ से क्या करना, एक एटम का मास निकालना, कार्बन के एक एटम का मास निकालना, तो क्या करेंगे 12 बटा कितना 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे। कितना में यदि इतना से हम लोग डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा हमको, एक एटम का मास मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, एक एटम का मास मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करता, तो कितना आता है 12 बटा 6.022 इंटू 10⁻23, तो 12 से 12 क्या जाता है कैंसिल, नीचे क्या बच जाता है 6.022 इंटू 10⁻23
23 बच जाता ना। तो उसी को हम लोग यदि मैं ऐसा लिख दूं क्या सर, फाइनली आपको वहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। 1n बराबर क्या है 1/12 इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स है, और मैंने कितना निकाल लिया 1 एटम का मास 12 बटा 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23, कितना 23 सीधा माइनस नहीं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 1 बटा 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23, और इस नंबर को हम लोग बोला करते हैं क्या सर एवोगाड्रोस नंबर। आप लोग बचपन से पढ़े होइएगा एवोगाड्रोस संख्या क्या है, और एक कितना वैल्यू होता है 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं 1/na ग्राम लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1/na लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1/na ग्राम लिखेंगे, ठीक है, सब ग्राम में आएगा। तो आप एक डाटा और यहाँ पे याद रखिएगा क्या सिर्फ 1n बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बराबर क्या चीज 1 बटा na ग्राम, जहाँ पे na क्या है एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम लोग जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को डील करेंगे तो वहां पर इस na टर्म का भी यूज होगा। तो 1/na जो होता है 1/na ग्राम वो किसके बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए देखिए सर लिखो हो गया।
नोट पे लिखे गए बहुत छोटा छोटा पॉइंट। एटॉमिक मास यूनिट को डाल्टन भी कहा जाता है, ठीक है। ANU इज ऑल्सो कॉल्ड डाल्टन, यानी कि 1 ANU बराबर होता है 1 डाल्टन। और अभी जो नाउडेज ANU इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास। अब हम लोग जो ANU के जगह पर जो टर्म यूज करते हैं वो कौन सा टर्म यूज करते हैं? यूनिफाइड मास यूज किया करते हैं। और इसके लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आता है वो क्या आता है? Q आता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो लिखते हैं कितना लिखेंगे? 1 ANU बराबर क्या चीज? 1 यूनिफाइड मास बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम 24 ग्राम इज इक्वल टू क्या चीज? 1 बाई NA, ठीक है। इतना को आप लोग निश्चित रूप से याद में रखिएगा, ठीक है। यही आपका मेन यूज होगा न्यूमेरिकल सेक्शन पे। कॉम्पिटिटिव सेक्शन में जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पे काम करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो उस समय आपका यही डाटा का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन वाला जमाना गया। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग कंप्लीट किए क्या? एटॉमिक मास यूनिट को कंप्लीट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपके लेकर आएंगे मोलर मास। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।